हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग सीयूटी एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट 2024 के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के सीयूटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जिसको मैं आज सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूँगा। तो ऑल इंडिया लेवल के जो भी बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में बैठने वाले हैं वो सभी लोग आज के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रामबाण सिद्ध होगा ये क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आप लोगों को एक आइडिया लगेगी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो थ्योरी का होने वाला है मई 2024 में वो किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं, चाहे आप ऑल इंडिया लेवल का कोई भी विजुअल आर्ट का आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सभी कैंडिडेट बहुत ही सावधानीपूर्वक सॉल्व करेंगे, क्योंकि नई नई तरह से किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर समझने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर को। ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के सामने दिख रहा है कि CUT UG एग्ज़ाम मई जून 2023, ये एक बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है जो कि बच्चों के द्वारा दिया गया है। 2023 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था वो 24 मई 2023 को हुआ था, और तो 2024 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो मई 2024 में देखने को मिलेगा। 23 में जो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किया गया था वो क्वेश्चन था कि राधिका उदास पृष्ठभूमि में जलते हुए दिए से दूर जाती हुई चित्रित की गई है और कलाकार को पहचानना है। ऑप्शन के रूप में अब्दुल रहमान चुगताई, छितिन नाथ मजूमदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर और जेमिनी राय दिया गया है। तो ऑप्शन में जितने भी कलाकार दिए गए हैं वो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत आने वाले सभी कलाकार हैं। इनमें से जिन्होंने बहुत ही फेमस पेंटिंग राधिका का निर्माण किया था वो होंगे अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई ने इस पेंटिंग को 1940 ईस्वी में निर्मित किया था। वाटर कलर विथ वाश एंड टेम्परा टेक्निक ऑन पेपर पे इसको निर्मित किया गया था। ये जो पेंटिंग है आज आप लोगों के सामने न्यू दिल्ली का जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली है उसमें आज ये संग्रह में सुरक्षित है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करेंगे हम लोग अब्दुल रहमान चुगताई की, तो अब्दुल रहमान चुगताई के जो पूर्वज थे वो मुगलों के शासनकाल में फेमस कलाकार हुए, वास्तुकार हुए। जैसे आप लोग ताजमहल हुआ, जामा मस्जिद हुआ, लाल किला हुआ, उनकी रूपरेखा तैयार करने में अब्दुल रहमान चुगताई के जो वंशज मुगलों के शासनकाल में कार्यरत थे उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। तो पैतृक खून अब्दुल रहमान चुगताई के भी अंदर था। तो उसी प्रकार से अब्दुल रहमान चुगताई एक बहुत ही फेमस भारत के आर्टिस्ट हुए। अगर इनकी बात किया जाए अब्दुल रहमान चुगताई की, तो हम बता दें तो इनका जन्म यहाँ पर ऑप्शन के रूप में जो ए हो जाएगा वो ए टिक करेंगे। और इनका जन्म जो होता है राधिका की अगर पेंटिंग की बात करें कि किस सन में होता है, निर्माण होता है, तो 1940 ईस्वी में। अब्दुल रहमान चुगताई की बात किया जाए तो इनका जन्म जो होता है वो 1897 ईस्वी में कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे आपको लाहौर में होता है। लाहौर कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और इनकी मृत्यु जो होती है 1975 ईस्वी में होती है। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से 19वीं सदी के आधुनिक भारतीय कलाकार को पहचानना है। और यहाँ पर ऑप्शन के रूप में साहबदीन दाना, अमृता शेरगिल और निहाल चंद दिए गए हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जितने भी कलाकार दिए गए हैं उनमें से 19वीं सदी के आधुनिक भारतीय कलाकार को पहचानना है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अमृता शेरगिल, क्योंकि अमृता शेरगिल जो हैं भारत की प्रथम महिला आधुनिक कलाकार के रूप में जानी जाती हैं और आधुनिक कला में इनका बहुत ही योगदान रहा है। साहबदीन हुए, दाना हुए, जो निहाल चंद हुए, वे 18वीं शताब्दी के राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। जैसे निहाल चंद का संबंध जो था वो राजस्थान की उपशैली किशनगढ़ से था। साहबदीन का जो संबंध रहा है वो मेवाड़ शैली से रहा है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इनका जन्म कब होता है, इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, तो याद रखेंगे आप लोग। छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनकी जन्म जो होती है वो 30 जनवरी 1913 ईस्वी को कहाँ पर होता है, बुडापेस्ट में होता है। और ये बुडापेस्ट कहाँ पर है, ये हंगरी की राजधानी है। इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए तो इनकी मृत्यु जो होती है 1941 ईस्वी में कहाँ पर होता है, लाहौर में होता है। इन सभी पॉइंटों को नोट करेंगे।
बेहतरीन है अमिता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बात करें हम लोग, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा है। क्वेश्चन है कि कलाकार का नाम बताइए जो शांति निकेतन के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली संथाल जनजाति से अक्सर अभिप्रेरित हुआ और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्तियां बनाई। ऑप्शन के रूप में एक्का यादगिरी राव, कृष्णा रेड्डी, राम किंकर बैज और राजा रवि वर्मा दिया गया है। तो शांति निकेतन के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली जो संथाल जनजातियां थी उनसे प्रभावित होने वाले, शांति निकेतन में कार्य करने वाले शांति निकेतन के जो उल्लेखनीय मूर्तिकार थे वो थे राम किंकर बैज। तो राम किंकर बैज इसी जनजातियों से प्रभावित होकर उन्होंने शांति निकेतन के प्रांगण में जो एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था उसका नाम था संथाल परिवार, जो कि बहुत ही फेमस सीमेंट और कंक्रीट के माध्यम से राम किंकर बैज ने इस मूर्ति शिल्प को निर्मित किया था, जो कि आज भी वहाँ पर देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए राम किंकर बैज की, तो राम किंकर बैज का जो जन्म होता है वो बंगाल के बांकुरा में इनका जन्म होता है और जन्म से रिलेटेड बहुत ही अक्सर कन्फ्यूजन बना रहता है, तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होता है राम किंकर बैज को टिक करेंगे। राम किंकर बैज का जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है, वो बांकुरा में होता है। और बांकुरा कहाँ पर है कि ये बंगाल में है, बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में। इनकी जन्म की बात किया जाए तो कहीं कहीं पर आप लोगों को 1906 मिलेगा और कहीं पर 1910, लेकिन ऑप्शन में अगर आप लोगों को 1906 दे तो आप लोग हिट करेंगे 1906 के। अगर 1906 नहीं रहेगा तभी आप लोग 1910 को टिक करिएगा। इनकी मृत्यु जो होती है वो 1980 में होती है, अर्थात 1980 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के ये रहा कि बारहमासा किसका लोकप्रिय विषय वस्तु रही है। बारहमासा की अगर बात किया जाए तो जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में 12 ऋतुएं होती हैं और हर ऋतुओं का अलग अलग अपना दायित्व होता है, उसी के आधार पर कलाकारों ने उनका अनुसरण किया और बारहमासा का चित्रांकन इन्होंने जो किया था वो जोधपुर शैली में, राजस्थान की जोधपुर शैली में बारहमासा का बहुत ही लोकप्रियता विषय के साथ इसका अंकन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर, उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर है कि रागिनी पटहंसिका लघु चित्रकारी किस विचारधारा से संबंधित है। अगर बात करेंगे हम लोग रागिनी पटहंसिका, ये पहली बात इसका जो अर्थ है मैं आप सभी लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि रागिनी पटहंसिका ये इसका सही उच्चारण है। ये राग हिंडोला के रागिनी पटहंसिका के रूप में जानी जाती है और ये दक्षिण जो शैली थी उसकी अहमदनगर की उप शैली में इसका निर्माण देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अहमदनगर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये भारतीय संगीत की स्वरालिपि आधारित ये रागिनी पटहंसिका बहुत ही बेहतरीन ये पेंटिंग मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के ये कि कांगड़ा चित्रकारी में क्या प्रमुख विषय वस्तु उपयोग की गई है। अगर कांगड़ा चित्रकारी की बात किया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप सभी सुव्यवस्थित रूपरेखा, नायक और नायिका भेद और प्रतीकात्मकता। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे कांगड़ा चित्रकारी में, तो कांगड़ा चित्रकारी जो है ये पहाड़ी शैली की एक उप शैली थी कांगड़ा शैली। और अगर हम लोग कांगड़ा के लघु चित्रों की बात किया जाए तो ये पहाड़ी चित्र शैली की शान मानी जाती है कांगड़ा शैली। यहाँ पर कार्य करने वाले जो भी चितेरे थे उन्होंने जो एक बहुत ही फेमस रसिक प्रिया जो कि केशवदास की एक बहुत ही फेमस उल्लेखनीय काव्य रचना थी, उसी को आधार बनाकर अर्थात उनका प्रिय विषय जो रहा था वो रसिक प्रिया था और उसी के आधार पर उन्होंने कांगड़ा शैली में चित्रांकन भी किया था। कांगड़ा शैली में राधा कृष्ण का जो प्रेम प्रसंग है उसको दिखाने की बहुत ही खूबसूरता के साथ अंकन भी किया है और साथ ही साथ वहाँ पर नायक नायिका भेद को भी अपना प्रस्तुति कलाकारों ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नायक और नायिका भेद। अगर नायक नायिका भेद नहीं दिया, अगर राधा और कृष्ण का प्रेम युगल प्रसंग की बात किया जाए तो वो भी कांगड़ा शैली में किया गया है और कांगड़ा शैली के बहुत ही फेमस नैन सुख जैसे चित्रकार जो थे वो बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है कि के लक्ष्मा गौड़ द्वारा बनाए गए आरेखन मुद्रण पुरुष, स्त्री और पेड़ की विषय वस्तु को पहचानना है। यहाँ पर याद रखेंगे जो भी बच्चे हैं अभी पहली बार बैठ रहे हैं, के लक्ष्मा गौड़ पूछ लेगा कि के लक्ष्मा गौड़
किस रूप में जाने जाते हैं, तो ये भारत के प्रसिद्ध छापा कलाकार के रूप में विख्यात रहे हैं, अर्थात प्रिंट मेकर इनकी प्रमुख विशेषता रही है। के लक्ष्मा गौड़ के द्वारा जो भी चित्र निर्मित किए गए आज इनके विषय के रूप में, वो प्रकृति, मानव, पशु पक्षी और वनस्पति के बीच निरंतर चलने वाली जो सह संदेश, जो संदेशात्मक प्रतीकात्मकता का जो रूप देखने को मिलता है, वो के लक्ष्मा गौड़ के चित्रों में देखने को मिलता है। के लक्ष्मा गौड़ का जो जन्म हो जाता है वो 1940 ईस्वी में इनका जन्म जो होता है वो आंध्र प्रदेश के निजामपुर में इनका जन्म होता है। तो बेहतरीन ये लक्ष्मा गौड़ हैं, तो इनको आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर बात करेंगे इसका बेस्ट ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाए वो प्रकृति प्रभावित बाल्यकाल की स्मृतियों पर आधारित ये चित्रांकन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैं सभी पेंटिंग जो भी आज एग्जाम में दिए जा रहे हैं उनको मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले दिखाने की कोशिश करूंगा और डिटेल में उसका अध्ययन भी कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई चित्रकारी जर्नी एंड का माध्यम क्या है। आप लोग याद रखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि बंगाल शैली के अग्रणी कलाकार माने जाते हैं और इनके द्वारा एक बहुत ही फेमस पेंटिंग निर्मित की गई थी जर्नी एंड, अर्थात यात्रा का अंत जो पेंटिंग को निर्मित किया था उसके माध्यम से उन्होंने संदेश देना प्रस्तुत किया कि जो दर्शक हैं अपने पास जो भी पालतू पशु रखते हैं उनके प्रति मनुष्य और सहानुभूति की जो भावना होती है वो उनके साथ भी बर्ताव करना चाहिए। इस पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुति प्रेजेंट किया था। इस पेंटिंग को अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1937 ईस्वी में निर्मित किया था। याद रखेंगे जर्नी इज को उन्होंने 1937 ईस्वी में इनको निर्मित किया था। और अवनींद्रनाथ टैगोर की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म जो होता है वो 7 अगस्त 1871 को कहाँ पर होता है, जोड़ा साको में। जोड़ा साको कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में। इनकी मृत्यु जो होती है याद रखेंगे 1951 में होती है। बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं और बंगाल शैली के अग्रणी कलाकार रहे हैं, तो इनको सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, शिव और सती चित्रकारी को किसने चित्रित किया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर, जैमिनी राय, राजा रवि वर्मा और नंदलाल बोस। याद रखेंगे शिव और सती बहुत ही फेमस चित्रकारी है और जितने भी ये कलाकार दिए गए हैं ऑप्शन में ये बंगाल शैली के कलाकार माने जाते हैं। शिव और सती चित्र को निर्मित करने वाले जो कलाकार माने जाते हैं वो नंदलाल बोस के द्वारा ये उल्लेखनीय कार्य किया गया था। नंदलाल बोस का जो जन्म होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 दिसंबर याद रखेंगे 1883 ईस्वी को इनका जन्म कहाँ पर होता है, मुंगेर में होता है। और मुंगेर कहाँ पर है दोस्तों, ये है बिहार। याद रखेंगे बिहार के ये खड़गपुर गांव में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि किसी भी तरह से अगर आप लोगों को क्वेश्चन पुटअप करे तो वो मिस न होने पाए। इनकी मृत्यु जो होती है 1966 में होती है। ये बंगाल शैली के बहुत ही उल्लेखनीय कलाकार माने जाते हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर के ये शिष्य हैं। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकारी योगिनी किस उप विचारधारा में बनाई गई है। योगिनी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है और इसको दक्कन शैली की जो बीजापुर शैली थी उसमें निर्मित की गई है। ये शैली जो है, ये जो पेंटिंग है वो अपने आप में बहुत ही ख्याति प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बीजापुर हो जाएगा। अगर योगिनी की बात किया जाए तो ये 17वीं शताब्दी की पेंटिंग मानी जाती है और ये जो वर्तमान में संग्रह है चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी, याद रखेंगे चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी, ये जो डबलिन जो है आयरलैंड में, वहाँ पर आज भी ये इसको सुरक्षित देखने को मिलता है। तो योगिनी पेंटिंग को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि हल्दी ग्राइंडर का कलाकार कौन है। ये जो हल्दी पीसने वाली जो महिलाएं हैं बहुत ही सुंदर पेंटिंग है और इस पेंटिंग को निर्मित करने वाले जो कलाकार हैं उनका नाम है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने इस पेंटिंग को 1937 ईस्वी में इसको निर्मित किया था। अमृता शेरगिल के बारे में आप सभी लोगों को मैं परिचित करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12
कि निम्न में से किस कलाकार ने क्यूबिज्म शैली का उपयोग किया और गलियारों व कमरों में ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और विकर्ण रेखाओं द्वारा अद्भुत चित्रकारी बनाई जो स्थापित क्यूबिज्म शैली से भिन्न थी। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखा गया है, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और विकर्ण रेखाओं के द्वारा क्यूबिज्म शैली से भिन्न थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को वाकिफ कराना चाहता हूँ कि ये जो क्यूबिज्म शैली थी ये यूरोपीय शैली थी, और यूरोपीय शैली में इसके जो अग्रणी कलाकार माने जाते हैं वो पाब्लो पिकासो माने जाते हैं। लेकिन पाब्लो पिकासो की जो क्यूबिज्म शैली थी वो गगनेन नाटेली की जो क्यूबिज्म शैली मानी जाती है उससे भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? कि जो पाब्लो पिकासो ने यूरोपीय शैली में क्यूबिज्म शैली को जो जन्म दिया था, वहाँ पर पाब्लो पिकासो ने ज्यामितीय आकृतियों की त्रिआयामी और बहुआयामी आकृतियों का प्रयोग करके जो शैली को निर्मित किया था वो क्यूबिज्म शैली थी। क्योंकि उनकी जो क्यूबिज्म शैली का जो चित्र देखेंगे उसमें आकृतियों का निर्माण किया गया है, बट जो भारत की जो क्यूबिज्म शैली के जो प्रथम कलाकार माने जाते हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर, इनकी जो क्यूबिज्म शैली थी ये उससे भिन्न थी, और इन्होंने इस क्यूबिज्म शैली में जो निर्माण किया था इसमें ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और विकर्ण रेखाओं का प्रयोग करके क्यूबिज्म शैली का निर्माण किया था, जो कि यूरोपीय क्यूबिज्म शैली से भिन्न मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गगनेन्द्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के साथ ये कि निम्न में से माँ और बच्चा चित्रकारी का कलाकार कौन है? बेहतरीन है। ऑप्शन के रूप में दिया गया अमरनाथ सहगल, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस और जेमिनी राय। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे सटीक क्वेश्चन होगा माँ और बच्चा का वो हो जाएगा जेमिनी राय। जेमिनी राय ने ये बहुत ही सुंदरता के साथ माँ और बच्चा पेंटिंग को निर्मित किया था। वाटर कलर विथ टेम्परा एंड टेम्परा टेक्निक में इसको निर्मित किया था। ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है और पेपर पे इसको जेमिनी राय ने चित्रित किया। जेमिनी राय का संबंध बंगाल शैली से रहा है और इनके बारे में भी मैं आप सभी लोगों को ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि जेमिनी राय का जो जन्म होता है ये भी इनका जन्म जो होता है वो बंगाल के कहाँ पर, बंगाल के बांकुरा में इनका जन्म होता है। और बांकुरा में इनका जन्म कहाँ पर होता है तो याद रखिएगा बेलिया तोर में इनका जन्म होता है। बांकुरा में एक बहुत ही फेमस कलाकार का जन्म हुआ था जो कि मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, वो थे राम किंकर बैज। इनके जन्म के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म जो होता है 1887 ईस्वी में और मृत्यु जो होती है वो 1942 ईस्वी में होती है। याद रखेंगे जेमिनी राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से 1943 में कलकत्ता समूह का संस्थापक सदस्य कौन था? दोस्तों ये जो कलकत्ता समूह मानी जाती है भारत में आधुनिक कलाकारों की जो प्रथम ग्रुप मानी जाती है यही कलकत्ता ग्रुप थी, और इसका जो स्थापना जो होती है 1943 में होती है। इसीलिए 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना बंगाल में होती है, और जिस समय इस ग्रुप की स्थापना होती है उस समय बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव इस ग्रुप पर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है कि इसके संस्थापक सदस्य कौन थे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनका संस्थापक सदस्य प्रदोष दास गुप्ता को माना जाता है। प्रदोष दास गुप्ता जो कि भारत की कलाकारी में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो याद रखेंगे ये एक कौन थे मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म जो होता है वो 1912 ईस्वी में कहाँ पर होता है, वो ढाका में होता है। ढाका बांग्लादेश में होता है। आज ये ढाका जो है वो बांग्लादेश में इनका जन्म होता है, लेकिन ये प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की जाती है वो बाबर के द्वारा की जाती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का कि राजस्थानी लघु चित्रकारी के लिए दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी लघु चित्रकारी जो है उसको भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। उनमें से जो बहुत ही फेमस है राजस्थानी लघु चित्रकारी, उसको हम लोग राजपूत चित्रकारी, उसको हिंदू चित्रकारी आदि नामों से भी जानते हैं। तो ऑप्शन के रूप में जो सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 राजपूत चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लघु चित्रकारी भरत राम से चित्रकूट में मिलते हैं।
हिंदू मूर्तिकला किस पर आधारित है। बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग है और ये जो पेंटिंग है आप सभी लोगों को जानना बेहद जरूरी है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा कि भरत राम से चित्रकूट में मिलते हैं। याद रखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है गुरुवाणी, रसिक प्रिया, गीत गोविंद और रामायण, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो रामायण हो जाएगा, क्योंकि रामायण के उपाख्यानों पर आधारित इस पेंटिंग को जयपुर शैली में निर्मित किया गया था। बेहतरीन ये क्वेश्चन है और इसके चित्र का निर्माण करने वाले जो कलाकार थे वो थे गुमान। याद रखेंगे इस पेंटिंग को निर्मित करने वाले कलाकार कौन थे, वो गुमान थे। और किस शैली में निर्मित किया गया, तो राजस्थान की जयपुर शैली में निर्मित किया गया था। इस शैली का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 18वीं सदी मानी जाती है, जो कि आज ये नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में सुरक्षित देखने को मिलती है ये पेंटिंग, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नीम कलम। दोस्तों ये नीम कलम क्या है। नीम कलम एक तरह से एक प्रकार की टेक्निक होती है, इसको याद रखेंगे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करेगा, ये नया आप लोगों को नहीं, आप लोगों के लिए नया होगा लेकिन हम लोगों के लिए एक पुरानी टेक्निक है। लेकिन याद रखना है कि नीम कलम होती क्या है, एक प्रकार की क्या होती है, टेक्निक होती है। ये टेक्निक होती है और इसमें प्रयोग कैसे करते हैं। नीम कलम का एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें रेखाओं के माध्यम से ही आकृतियों का निर्माण पूर्ण किया जाता है। याद रखेंगे इस टेक्निक के माध्यम से रेखाओं के माध्यम से ही आकृतियों को पूर्ण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, लाइन ड्राइंग, मिनिएचर पेंटिंग, ब्रश, वाटर कलर एंड टेक्निक। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाइन ड्राइंग, अर्थात रेखा चित्र। ओके, राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लघु चित्रकारी नंद, यशोदा और कृष्ण किस उप विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन के रूप में बसोहली, गुलेर, कांगड़ा और कुल्लू की बात किया जा रहा है। तो नंद, यशोदा और कृष्ण की जब भी बात की जाती है तो ये जो बहुत ही फेमस पेंटिंग है इसको निर्मित जो किया गया था वो कांगड़ा शैली में निर्मित किया गया। कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली की एक उप शैली या पहाड़ी शैली की ये जान मानी जाती है कांगड़ा शैली। और इसमें कार्य करने वाले जो कलाकार थे नैन सुख, उन्होंने ही इस पेंटिंग का निर्माण किया था। नैन सुख ने ही इस पेंटिंग का निर्माण किया था। नंद, यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुल वासियों के साथ ये वृंदावन को प्रस्थान जब करते हैं तो इस पेंटिंग को निर्मित किया गया था नैनसुख के द्वारा। अगर हम लोग बात करेंगे इस पेंटिंग की टाइम ड्यूरेशन की, तो इस पेंटिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है 1785 से 1790 के दौरान इस पेंटिंग को निर्मित किया गया था। और ये जो पेंटिंग है जिस पुराण पर ये आधारित है, ये भागवत पुराण के आधार पर इस पेंटिंग को नैनसुख के द्वारा कांगड़ा शैली में निर्मित किया गया था। तो याद रखेंगे राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है कि कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए किसने चित्रित किया है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है और इस पेंटिंग को बार बार एग्जाम में रिपीटेड किया जाता है, तो इसको आप सभी लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नैनसुख, मनोहर, मिस्किन और रामदास ऑप्शन के रूप में दिया गया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस पेंटिंग को हम लोग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना के भी नाम से जानते हैं और इसको हम लोग गोवर्धनधारी कृष्ण के भी नाम से जानते हैं। इस पेंटिंग का जो निर्माण किया गया था वो मुगलों के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में निर्मित किया गया था। इसकी बात करेंगे टाइम पीरियड की, तो अगर हम देखें इसका निर्माण जो किया गया था वो मिस्किन के द्वारा किया गया था। इनका निर्माण जो किया गया था वो अकबर का जो प्रसिद्ध कलाकार मिस्किन था उनके द्वारा कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए या कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना पेंटिंग को निर्मित किया गया था। इस पेंटिंग का निर्माण इन्होंने जो किया था वो 1585 से
1580 के दौरान इसका निर्माण किया गया था और ये पेंटिंग आज आप लोगों को नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी और ये मुगल के अकबर के शासनकाल की पेंटिंग मानी जाती है। बहुत ही विख्यात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मिस्कुइन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चित्रकारी को पहचानिए जिसमें पुरुष और महिला विभिन्न घरेलू सामान ले जा रहे हैं और बच्चे उनके साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन के रूप में गोपियों के साथ कृष्ण झूलते हुए, भरत राम से चित्रकूट में मिलते हैं, नंद यशोदा और कृष्ण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है, जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि पुरुष महिला विभिन्न घरेलू सामान ले जा रहे हैं और बच्चे उनके साथ जाते दिखाए गए हैं। तो जो आप लोगों को मैंने ऊपर बताया कि नंद यशोदा और कृष्ण, जिसको नैन सुख ने कांगड़ा शैली में निर्मित किया था, उसका जो मेन टाइटल था कि नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासियों के साथ वृंदावन को जाते हुए दिखाए गए हैं। उसमें पुरुष महिलाएं अपने घरेलू सामान और साथ में बच्चे को भी बहुत ही मार्मिकता के साथ नैन सुख के द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि अर्धमूल्यवान रत्न लैपिस लेजुली किस रंग की आभा देता है। अगर हम लोग लैपिस लेजुली की बात किया जाए तो लैपिस लेजुली एक प्रकार का नीले रंग का पत्थर होता है जो कि भारत में नहीं बल्कि अफगानिस्तान की एक पहाड़ी है बदख्शा, वहाँ से इस पत्थर को आयात किया जाता था और इसी को पीस कर हमें नीला रंग प्राप्त करके अपने चित्रों में प्रयोग देखने को मिलता है। तो लेपिस लेजुली या लाजवर्थ जो है ये इसी को कहते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लू अल्ट्रा मैरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये कि कलाकार क्षितिज मजूमदार द्वारा बनाई गई चित्रकारी के शीर्षक को पहचानिए। जो क्षितिज मजूमदार थे ये बंगाल शैली के बहुत ही फेमस कलाकार और अवनींद्र नाथ के एक बहुत ही चैतन्य सिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं।